प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले 9 टाइप्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन भेजी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे। 4 चैप्टर से आने वाले सारे संभावित टाइप मैंने आपके साथ साझा कर लिए थे। आज हम 5th चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम आव्यूह, 5th चैप्टर है। सर कैमरे का देखें साइड। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्रतिलोम आव्यूह। 2017 से पहले के सिलेबस में आव्यूह एक ही चैप्टर हुआ करता था, लेकिन 17 के बाद जब सिलेबस थोड़ा सा आंशिक रूप से सिलेबस में परिवर्तन किया गया, तब आव्यूह के 2 चैप्टर बना दिए गए और एक आव्यूह हो गया और दूसरा प्रतिलोम आव्यूह। तीसरा चैप्टर जो आव्यूह आपने पहले से डिस्कस कर लिया था, और दूसरा जो चैप्टर उसका पार्ट बनाया वो प्रतिलोम आव्यूह या इनवर्स आव्यूह का नाम दिया गया। यहाँ पर बेटा 1+3, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली अक्सर पूछ लिया जाता था। अब 3 नंबर का एक कंपलसरी क्वेश्चन प्रतिलोम आव्यूह से भी पूछा जाने लगा। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप सामने आएंगे आपके। पहला जो टाइप है जिसे हम टाइप नंबर 10 कहेंगे, 10वां टाइप हमारे सामने रहेगा, वो रहेगा प्रतिलोम ज्ञात करना, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। किस तरह से किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है? बेटा प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम केवल वर्ग आव्यूह के इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम जैसे 2x2 की बात करते हैं। 2x2 में हमने कहा 1, 6, 4 और 2। ये हमारे पास एक आव्यूह है और हमसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपसे सिंपल सा ऐसे 2x2 का एक आव्यूह मिलेगा और आपसे कहेगा कि ए इनवर्स या इसका प्रतिलोम ज्ञात करें। क्या प्रोसीजर होती है? ए इनवर्स का सूत्र होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड यानी सारणिक मान प्राप्त करना है। सबसे पहले में ये तय करना होता है कि इसका सारणिक मान क्या है। आप सबसे पहले सारणिक मान के लिए क्या करते हैं? सारणिक वैल्यू जब हमें 2x2 की निकालनी हो तो सीधा तिर्यक गुणा कर देते हैं। पहले आव्यूह को चौथे आव्यूह के साथ गुणा करें तो 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, 4 गुणा 6 हो जाता है 24, यह जाता है माइनस का 22। अगर ये मान 0 के समान ना हो, ये मान अगर अशून्य होता है तो इसके ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में इसका मान 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 लिख दूं मैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 माइनस 24 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 12 होता यानी कि इसका पूरा सारणिक मान अगर 0 होता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि आगे की प्रोसेस हम नहीं करते। तो सबसे पहले जान ले कि इसके सारणिक का मान अशून्य होना जरूरी है और इसकी हमें आवश्यकता भी है यहाँ पे, इसलिए उसको निकालना ऐसे भी जरूरी है। अब बात करते हैं एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है। मैं बेसिकली आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका बताता हूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है? जिस क्रम का आव्यूह है उस क्रम का एक खाका सेट करें, स्ट्रक्चर बनाएं, ऊपर आप टी लिखें, ट्रांसपोज स्टेप्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक जिस क्रम का आपका आव्यूह है उसी क्रम का आपको उसका एडजॉइंट भी मिलेगा। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रक्चर यानी एक ब्रैकेट बनाया और ऊपर एक टी का सिंबल बना दिया, ट्रांसपोज। यहां से आप प्लस माइनस प्लस और माइनस, अगर ये 2x2 का है या 3x3 का है, अल्टरनेट चिन्ह बदलेंगे। अगर 3x3 का होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये चिन्ह आपको सेट कर लेने हैं। अभी मैं 3x3 का भी आपके सामने साझा करूंगा। जो मैं 3 नंबर का क्वेश्चन लूंगा उसमें 3x3 का एक आव्यूह लूंगा और उसका इनवर्स निकालना बताएंगे। अब हमें क्या करना होता है कि यहां से शुरू करते हैं। अगर हम पहले अवयव को चाहते हैं तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को ब्लॉक कर दें और जो बचता है उसको यहां पे लिख दें, ये आ गया 2। फिर अगर हम इसका सहखंडज अवयव निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कोफैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, इधर इसको ब्लॉक कर दें, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को ब्लॉक किया, यहाँ पे जो अवयव मिलता है वो लिख देते हैं यहाँ पे 4। फिर अगर हम इसके लिए काम करना चाहते हैं तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को बंद कर दें, पंक्ति और स्तंभ को बंद किया, बचा कौन? 6, ये लिख दिया। इसके सामने अगर इसके लिए काम करना चाहते हैं तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को बंद कर दें और बचा क्या? 1। आपको वहां पे ऐसा
नहीं करना है काट पीट करके, आप ये काम रफ में ट्राई कर सकते हैं, वरना आपको फेयर में ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इस तरीके से आपको ये काम करना होता है, आपके सारे टीचर्स ने बताया होगा। आगे चलते हैं हम। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। तो यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दें, 2 - 4 और -6 और 1। आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर हमारे सर ने तो बहुत ही शॉर्टकट ही बता दिया था, आप इतना लंबा चौड़ा बता रहे हो। आपके सर ने ऐसा बताया होगा कि पहले वाले विकर्ण के अवयव को उल्टा कर देते हैं, पहले वाले विकर्ण के अवयव को उल्टा कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ उल्टा है, यानी 1 2 का क्या है 2 1, और यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, क्रम चिन्ह। जैसे आपने 11th क्लास में क्रमचय चैप्टर पढ़ा था ना, अब आप ये याद रखिए क्रम चिन्ह, यानी कि पहले वाले में क्रम उल्टा करना है और दूसरे वाले में चिन्ह उल्टा करना है। लेकिन ऐसा केवल 2x2 में ही संभव होता है, 3x3 में नहीं होता। 3x3 में ये पूरी प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होती है, इसलिए हमें ये प्रोसेस भी आनी जरूरी है। ये शॉर्टकट सिर्फ 2x2 में लग सकता है, क्रम चिन्ह। क्रम का मतलब पहले वाले विकर्ण का क्रम उल्टा कर दें और दूसरे का चिन्ह उल्टा कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके लिए एडजॉइंट हमारा निकल चुका है, ये हो गया 2 - 6 -4 एंड 1। और आप जानते हैं यहाँ पे सारणिक से भाग देना है, तो सारणिक है -22, तो इसको यहाँ बाहर लिख सकते हैं 1/22। सीधा 22 मत लिखिएगा। अगर कोई ऐसी संख्या होती 2 कुछ ऐसी संख्या जिसका अंदर भाग लगता तो आप अंदर ले जा सकते थे, इसको बाहर भी रख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। और ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर में ही आएगा, इसलिए इस पे इससे ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको टाइप नंबर 11 से रूबरू कराऊंगा कि 11वां टाइप क्या आने वाला है। अगर 10वां टाइप आया जिसमें कि छोटा प्रश्न बनता है 2x2 का, तो ये प्रोसीजर होगी। 11वें टाइप में हम देखेंगे क्या करते हैं। जब सिलेबस चेंज हुआ और नया चैप्टर बना तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आए, जो टाइप नंबर 11 में मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रतिलोम निकालने का काम होगा वहां पे 3x3 का, इसलिए मैंने 10वें में नहीं बताया। 11वां टाइप है। यहाँ पे बेटा कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं, युग्म नहीं कह रहा हूं मैं, 3 समीकरण भी हो सकते हैं। रैखिक समीकरण को आव्यूह सिद्धांत या क्रैमर नियम, ये दोनों अभी नए जोड़े गए। क्रैमर नियम 2017 के बाद जो सिलेबस परिवर्तन हुआ उसमें ये दिए गए, आव्यूह सिद्धांत विधि और क्रैमर नियम से हल कीजिए। इससे पहले आपने विलोपन, प्रतिस्थापन, उन विधियों का प्रयोग किया था, लेकिन अब हम आव्यूह सिद्धांत नाम का एक मेथड है और एक क्रैमर नियम है, दोनों ही हमारे आव्यूह पे बेस्ड है, उनसे हम काम करेंगे। इस आव्यूह सिद्धांत में हमें इनवर्स निकालने की जरूरत होगी, तो मैं पहले आपको आव्यूह सिद्धांत बता देता हूं, फिर क्रैमर नियम भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपके बुक से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह बनाया है, जिससे कि हम आपको आसानी से आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन दे सकते हैं। तो एक जनरल सा क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? x + y + 2z = 0, x + 2y - z = क्योंकि एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लेने बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने मन से एग्जाम्पल लूंगा तो कहीं उसमें कुछ वो बात नहीं बता पाऊंगा जो बातें आपको हर चीज बताते हो। इसके लिए मैं आपकी किताब से क्वेश्चंस का संग्रह ले रहा हूं, ताकि आपको कुछ अच्छी बातें बताई जा सके, एकदम सटीक बातें बताई जा सके, जिसमें कोई तरह की विचलन ना आए। तो यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए देखते हैं बेटा। अब इसे हमें आव्यूह सिद्धांत से सॉल्व करना है। आव्यूह सिद्धांत का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नियम होता है, पहले वो जान लें। हमारे पास जो भी ये रैखिक समीकरण है, युग्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 3 है, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा खड़ा करेंगे, ax = b। हमें क्या करना है? a गुणांकों का अवयव होगा, x चर राशियों का अवयव होगा और b जो है वो दाएं पक्ष में मौजूद अवयवों का अवयव होगा। यहाँ पे 3 अवयव आपके सामने बढ़ेंगे, देखिएगा। पहले मैं इसके सारे गुणांक को एक साथ लिखता हूं, 1 1 2, 1 1 और 2। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 2, जब माइनस का चिन्ह है तो -1, 1 2 एंड -1। फिर आता है 1 - 3 एंड 3, 1 - 3 एंड 3, राइट। x क्या होगा? x में मैंने कहा था चर राशियां, x y z प्रयोग है ना, इनको हम x y z ऐसा लिखेंगे। और b क्या होगा? राइट साइड में मौजूद अवयव का सेट हो जाएगा, अवयव हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगी।
ये हो गया बेटा। अब इसे हल करने का क्या तरीका होता है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इधर से समझें। अगर मैं इसको एक्स को इधर लेना चाहूं तो ए उधर जाके भाग में जाएगा, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं बी बटा ए। हालांकि आपको वहां ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ए गुणा में तो भाग में जाएगा, तो इसको ऐसा कह सकते हैं ना, ए इनवर्स बी, यानी कि x बराबर क्या आ जाता है, ए इनवर्स बी। मैंने आपसे कहा था कि इनवर्स निकालने का काम होगा, प्रतिलोम निकालने का काम आएगा। तो हम x को क्या कह सकते हैं, अगर हमें x का मान निकालना है तो हम इसका इनवर्स निकालें, इसका प्रतिलोम निकालें और उसको b के साथ गुणा करें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है x बराबर a इनवर्स b। किस मेथड के लिए हम बात कर रहे हैं, आव्यूह सिद्धांत की। क्रैमर नियम के मैं लिए दोबारा बात करूंगा इसी सेम क्वेश्चन पे, दोनों नियम लगाऊंगा और दोनों नियमों से एक जैसा रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बेटा, हमारा टारगेट है कि हम इसका इनवर्स निकालें। सेम प्रोसीजर अभी वाली। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी का इनवर्स निकालना है तो हमें वहां पे एडजॉइंट बटे सारणिक ए। सबसे पहले देखते हैं 3x3 की सारणिक कैसे निकाली जाती है। हम अगर 3x3 की सारणिक निकालते हैं तो हमें क्या प्रोसेस करना होता है, किसी भी एक पंक्ति का चयन कर लें या किसी भी एक स्तंभ का चयन कर लें। जैसे जनरली हम पहली पंक्ति का चयन करते हैं, हमने चयन कर लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया। पंक्ति के सामने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दें और इनका त्रियक गुणा कर दें। 2 3 6, माइनस का चिन्ह लगाएं, 3 कम 3। ये स्टेप्स आपके टीचर्स ने बखूबी आपको बताया, मैं सिर्फ आपको एक बार वापस रिमाइंड कराने का काम कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी स्पीड भी हो। दूसरा व्यू लेते हैं, माइनस के चिन्ह के साथ लेना है, हमेशा ध्यान रखना है। माइनस का मतलब चिन्ह उल्टा करना। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लेता, यहाँ प्लस होता तो माइनस लेता। दूसरा चिन्ह लिया, इसके सामने इसको कैंसिल आउट किया, 3 1 कम 3 आ गया और 1 का किया तो ये हो गया +1। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लस का 2। जो बच्चे इस बार 12th में आ रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो गया ये लेक्चर। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हमारी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए भी पूरी समरी, पूरे किताब की समरी मौका मिलेगा आपको सिर्फ 5 लेक्चर्स में देखने के लिए कि क्या कुछ हमें पढ़ना है, किस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2021 में भी। इसलिए वो भी बच्चे इसे सीरियसली लें। हम आगे बढ़ रहे हैं, 2 लिया, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, इधर गुणा किया तो यह आ गया -3 और इधर इससे गुणा किया तो आ जाता है -2। तो यहां आगे बढ़ते हैं बेटा, 6 में से 3 गए तो 3 आ गया, 3 और 1 4, यह जाता है -4 और -6 सॉरी -3 और -2 -5, ये हो जाता है -10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3 में से 14 घटाया तो -11, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हर में है। अगर ये 0 होता तो अपरिभाषित हो जाता और ये 0 नहीं मिला तो आगे हम प्रोसेस को कर सकते हैं। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए का मान मिल चुका है बेटा। हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या काम करना होगा, अच्छे से देखें। एडजॉइंट ए निकालने की बात हो रही है। सर कैमरे को ध्यान से इधर रखिएगा। जिस ऑर्डर का हमारे पास आव्यूह है उसी ऑर्डर का हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया और ऊपर लगा दिया टी। वैसे जस्ट पिछले टाइप में हमने इसकी बात भी कर ली थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। स्ट्रक्चर तैयार है। अब आप एक एक अवयव को पकड़ते जाएं और उनके सहखंडज लेते जाएं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको पकड़ा, इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, 3 दूनी 6, 6 - 3 तो 6 - 3 आ जाता है 3। इसको पकड़ा, इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं तो यहां पे आ जाता है 3 कम 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4। फिर आप इसको पकड़ते हैं, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, -3 और -2 यानी कि -5। सही चल रहा है, ये सेम ही मिलेगा जो यहाँ पे था, केवल ये बाहर वाले अवयव नहीं मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं अगले पे। 1 के लिए काम किया, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 3 कम 3, 3 + 6, 3 + 6 आ जाता है 9। फिर हम इसके लिए काम करते हैं, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 3 कम 3, 3 - 2 यानी आ जाता है 1। आहिस्ता आहिस्ता चलें, जोड़ घटाना गुणा भाग, 4 गलतियां अगर नहीं की तो शतक लगा सकते हैं आप। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपका नंबर कटेंगे तो सिर्फ इन 4 चीजों की वजह से, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग में। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इस पे चलें, इसको कैंसिल आउट कर दिया, -3 और -1 ये हो जाता है -4।
आगे बढ़ते हैं इसके लिए, एक के लिए इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ा -1 और -4 यानी कि माइनस का 5। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए काम करते हैं, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा -1 और -2 तो यह जाता है माइनस का 3। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके लिए काम करते हैं, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया यानी इसके संगत स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दिया, 2 - 1 2 - 1 हो जाता है 1। आराम से इनके रिजल्ट्स हैं उनको सही व्यवस्थित कर लें। चिन्ह 3 -4 और -5 -9 +1 माइनस माइनस +4 हो गया, ये हो जाएगा -5, फिर हो जाता है +3 और हो जाता है 1 और इसका लगाते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में बदल देना। तो यहाँ पे देखेंगे आप एडजॉइंट A बराबर आपको मिल जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करें 3 -4 और -5, यहाँ जाता है -9 1 और 4, यहाँ जाता है -5 3 और 1। हमारा जो काम है A इनवर्स निकालने का। A इनवर्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, A इनवर्स बराबर हमने कहा कि मॉड ऑफ A से भाग देना है, -11 से तो यह जाएगा -1/11, इधर वो सारी राशि आ जाएगी 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 और 1। ये आपने रिजल्ट ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इस पर काम करने का आगे ये स्पेस चाहिए। तो ये दोनों प्रोसेस एडजॉइंट A निकाला और मॉड ऑफ A निकाला, ये दोनों हमने वैल्यू निकाली और यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया। आराम से देख लीजिए, ये मॉड ऑफ A का भाग लगा और ये आपने पास एडजॉइंट A मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थियों कि आगे कैसे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। एडजॉइंट A निकालना सीख लिया होगा आपने, पहले से सीखा हुआ है, एक बार रिमाइंड हो गया होगा। अब हमारा काम है कि हम A इनवर्स के साथ B का गुणा करें तभी तो x मिलेगा। तो A इनवर्स का मान है वो इसको यहाँ पे आहिस्ता लिख दें, यह आ जाता है 3 -9 और -5 और यहाँ जाता है -4 1 और 3 और यहाँ जाता है -5 4 और 1। B क्या है हमारे पास, B को देखें 0 9 और -14, 0 9 एंड -14। आपका जो भी विचार है आप कर सकते हैं, आप इसे साइड में अलग रख सकते हैं, केवल इनका गुणा कर सकते हैं या इसको इसके साथ ले जाके गुणा कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं, आपको गुणा की प्रोसेस पता है, R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम, और उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। 3 को 0 से गुणा किया 0, -9 से -81, 5 से किया 14 पंचे 70। पहला रो का काम खत्म। जैसे नीचे आते हैं फिर यहाँ पे भी नीचे आ जाएं, -4 से किया 0, 1 से किया +9 और 3 से किया -14 42। तीसरी रो पे आते हैं, यहाँ आ जाएं, -5 से किया 0, 4 से किया 36 और 1 से किया तो -14। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बेटा -1/11, ये वैल्यू आप रखेंगे तो यह आ जाता है -11। 9 में से 42 घटाया -33, कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल चूक ना करें। 36 में से 14 घटाया तो 14 2 16 और 20 36। -11 का भाग दे दें, आपके पास मिल जाएगा 1, -11 का भाग दिया 3 और -11 का भाग दिया -2। एक बार वापस थोड़ा सा चेक कर ले कि कहीं ये माइनस तो नहीं है, जब क्योंकि ये 2 प्लस के दिखते हैं तो ये लगता है ये भी कहीं प्लस का होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस स्टेप के लिए फिर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 0 आ गया, 9 चौक 36 आ गया और 14 एकम 14, अभी तक एकदम सही चल रहा है। यानी कि हमारे पास x, y और z के मान प्राप्त हो चुके हैं। कौन सी विधि से? आव्यूह सिद्धांत से। आव्यूह सिद्धांत से मैं मान मिले बेटा, x बराबर, मैं इधर नोट कर रहा हूं, x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर -2। अभी हम चेक करते हैं कि क्रैमर नियम से भी यही मान आएंगे। विधि आपके सामने थी, आपने कहा ax बराबर b का फॉर्मेट, x बराबर b/a यानी a इनवर्स b, और a इनवर्स हमने निकाला जिसके लिए एडजॉइंट A और मॉड ऑफ A निकालने पड़े और वो रख करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, चलते हैं हम क्रैमर नियम से, इसी सेम ही टाइप में हम लेते हैं उसे सेम क्वेश्चन के लिए।
क्रैमर नियम क्या कहता है? क्रैमर नियम में बेटा हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते हैं। अपन को x का मान, मैं पहले सूत्र बता देता हूं, x, y और z ये तीन मान निकालने होंगे और क्रैमर नियम की सहायता से हम इसे लेंगे del 1 अपॉन del, del 2 अपॉन del एंड del 3 अपॉन del। यहां पे del और del 1 और del 2 del 3 क्या होंगे ये महत्वपूर्ण है। del जो होगा वो जनरली अपने पास जो पहले से जो a था वही रहेगा, सीधा यहां आ जाएगा 1 1 और 2, फिर आ जाएगा 1 2 एंड -1 और फिर आ जाएगा 1 -3 और 3। इसका जो सारणिक मान है वो del हो जाएगा। del 1 क्या होगा? del 1 के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो हमारे पास b वाला है इसे पहले स्थान पे लेके आना है। ये जो राइट साइड में है इसे इसका स्थान परिवर्तन करना है, यानी कि पहला स्तंभ है वो इससे बना होना चाहिए। यह जाएगा 0 9 एंड -14, ठीक है, और बाकी ये सेम रहेंगे 1 2 एंड -3 और यह आ जाता है 2 -1 और 3। del 2 के लिए क्या करेंगे हम? del 2 के लिए बेटा इसका जो स्थान है सेकंड वाले को चेंज करेंगे, सेकंड वाले में ये लेके आएंगे तो ये फर्स्ट वाला सेम रहेगा 1 1 1 और यह आ जाता है 0 9 और -14, यानी कि b ने किसका स्थान प्लेस किया? अगर 2 है तो 2 का स्थान रिप्लेस करेगा, तो यहां से 2 वाले स्थान पे लेके आ गए, यह आ जाएगा 2 -1 और 3। अगर del 3 निकालना है तो del 3 में भी यही सेम प्रोसेस, पहले दो स्थान सेम रहेंगे, यहां से जो हमारे पास है तो यह रहेगा 1 1 और 1 और इधर आ जाता है 1 2 एंड -3 और ये जो अपने पास है इसे तीसरे स्थान पे लेके आ गए जो कि है 0 9 और -14। फिर से समझ लें del 1 del 2 और del 3 का क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो राइट साइड का जो कॉलम है इसे पहले स्थान पे लाओगे एक्चुअल जो सारणिक उसमें, तो वो del 1 बन जाएगा, उसी को दूसरे स्थान पे रखोगे तो del 2 बन जाएगा और उसी को तीसरे स्थान पे रखोगे तो del 3 मिल जाएगा। ये सारे मान आते ही हम x y z का मान प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सब में सारणिक हल करनी है और सारणिक हमने 4th चैप्टर में सीख लिया है। जो बच्चे 11th से पास आउट होकर 12th में जा रहे हैं उनके लिए नई प्रोसेस है, लेकिन जो 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल पुरानी है, बहुत बार उन्होंने सारणिक हल किया, तो सीख लें वापस। क्या करना होगा? किसी भी एक पंक्ति का चयन किया, पहली पंक्ति का चयन किया मान लीजिए, या पहले स्तंभ का किसी का भी चयन कर सकते हैं। 1 के सामने वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, यह जाता है 3 दूनी 6 -3 एकम 3, फिर जाता है माइनस का 1, इसके लिए कैंसिल आउट किया 3 एकम 3, यह जाता है +1 और फिर इस पे काम करेंगे तो +2, चिन्ह अल्टरनेट होंगे 1 प्लस माइनस प्लस, इसके लिए इसको छोड़ दिया कैंसिल आउट कर दिया, यह जाएगा -3 और -2। ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर भी बीच में माइनस का चिन्ह आता है। 6 में से 3 गया 3, 3 1 4, यह जाता है -4 -5 +10, ठीक है, -5 -10 रहेगा। छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। यह जाता है -11, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही -11 निकाला था, इसलिए ध्यान रखना है। ये -11 आ गया। अब लेते हैं del 1 का मान, सेम प्रोसेस, ये 0 है तो फायदा कर गया, इसके सामने वाला सारा अवयव गड़बड़ खत्म हो जाएगा, यानी ये 0 ही रह गया। अब इससे शुरू करते हैं, -1, क्योंकि ये किसी के साथ गुणा होगा तो उसके सेकंड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये -1, इसके सामने पंक्ति और स्तंभ कैंसिल किया, 9 3 27 और -14, ये तो प्लस होता है लेकिन चिन्ह बीच में माइनस का रहता है, ये आपको पता है। यहां से आ जाता है +2, इसके सामने वाले पंक्ति स्तंभ कैंसिल किया जाता है -27 और ये आ गया -28, लेकिन माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं del 1 का मान क्या मिलेगा। del 1 बराबर मिला 27 में से 14 गया 13, तो यह जाता है -13 और यह आ जाता है +1, तो यह जाएगा +2, यानी ये भी हो गया -11। del 2 के लिए काम करते हैं हम। del 2 का मान देखते हैं क्या आएगा। सेम प्रोसीजर के साथ, पहले 1 है तो 1 आ गया, इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, 9 3 27 -14 एकम 14,
फिर ये 0 है तो ये स्टेप लेना ही नहीं है, अगला सीधा यहाँ पे छलांग लगा दें, ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस इसने खा लिया। अब यहाँ से 2 के सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, यह जाएगा -14 और प्लस का 9, -9 बिकॉज आप जानते हैं इनका गुणा होता है, फिर इसका जब लिखते हैं तो उस समय बीच में माइनस का चिन्ह होता है। तो del2 बराबर हमारे पास आ गया 27 में से 14 गया तो 13 आ गया बेटा। 14 और 9 कितना होता है? 14 6 20 23, तो 23 दूनी माइनस का 46 और 46 के समय आ जाएगा माइनस का 33। एकदम सही चल रहे हैं हम। del3 और निकाल लेते हैं, बस रिजल्ट के नजदीक पहुंचने वाले हैं। del1 del1 del2 और del3 निकलते ही ये मान निकल आएंगे आपके। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 1, इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, माइनस का 28 और प्लस का 27, फिर आ जाता है -1, इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, माइनस का 14 और प्लस का 9। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। यह आ जाता है माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस माइनस +5। इस पे थोड़ा सा वापस फोकस करें क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर से देखेगा 1, माइनस का 28 और प्लस का 27, एकदम सही है। फिर आता है -1 के सामने इस पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो माइनस का 14 और माइनस का 9। मैंने कहा था थोड़ी सी भी चूक खतरनाक हो सकती है। माइनस का 14 और माइनस का 9, तो यहां से हमारे पास आ जाता है 14 और 9 23, 23 में प्लस का आ गया 23, तो ये बेटा हमारे पास 23 में से 1 गया तो यह आ जाता है 22। तो आपने सारे मान नोटिस कर लिए, यहाँ पे मान रख देते हैं। del1 का मान कितना आया? del1 का मान देखें माइनस का 11, -11 बटा -11, क्योंकि del का मान तो -11 ही है, तो वैल्यू क्या आ गई? 1। x का मान क्या प्राप्त हुआ? 1। y के लिए अगर हम आगे चलेंगे, y के लिए अगर हम देखें तो del2 का मान देख लें। del2 बराबर क्या आया? क्रैमर नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग कंफर्म है, 100% क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से 3 नंबर का 18 जून को। -33 में -11 का भाग दिया तो कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, यानी कि y का मान भी प्राप्त हो गया। z के मान के लिए आगे बढ़ते हैं। del3 का मान है 22 और किसका भाग देना है? -11 का। तो जैसे ही भाग दिया तो क्या मिला बेटा? -2। एकदम कंफर्म हो लिए हम कि हमारे तीनों मान सही है, क्योंकि हमने पिछले वाले मेथड से आव्यूह सिद्धांत से भी यही मान निकाले थे, यानी कि 1, 3 और -2। तो 2 अलग अलग विधियों से समान मान आए और दोनों विधियों में से एक विधि आपके एग्जाम में कंफर्म 101% 3 नंबर में पूछी जाने। तो चलते देखते हैं हम अगले टाइप पर। 12वां टाइप क्या आने वाला है हमारे सामने। मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, वेरी क्रिशियल टाइम आपका चल रहा है। एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत कीमती है हमारे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी सामने आ गई है एग्जाम की। किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। कई बच्चे हमारे, कुछ झूठी खबरें वायरल हो जाती है बीच बीच में कि एग्जाम आगे होंगे, कैंसिल होंगे, कर्फ्यू लग रहा है। इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं है, एग्जाम कंफर्म है, तैयारियां पूरी कर चुका है राजस्थान सरकार और आपके एग्जाम 18 जून को ही होने वाले हैं। तो इसलिए उसकी संपूर्ण तैयारी कर लें आप, उसमें किसी तरह की कोई चूक ना करें। आगे देखते हैं हम टाइप नंबर 13। 13वां टाइप हमारे पास है। मैंने आपको 10वां और 11वां और हाँ ठीक है, 11वें के बाद 12वां टाइप लेते हैं। शायद मैंने आज 2 टाइप दिए हैं आपको, वो देख लेना। टाइप नंबर में कोई कुछ मैटर नहीं है। मैंने 10वां और 11वां 2 दे दिए हैं आज, ठीक है। अब 12वां टाइप क्या है? चैप्टर नंबर 6 से रहेगा। चैप्टर नंबर 5 पूरा कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 है, वो है बेटा सांतत्यता और अवकलनीयता। सांतत्यता व अवकलनीयता। अवकलनीयता 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, केवल एकमात्र इकलौता प्रश्न है और ज्यादातर सांतत्यता से यह प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका अल्टरनेट अवकलनीयता भी पढ़ा है। तो मैं दोनों टाइप आपके सामने साझा करूंगा। तो देखिए, समीकरण निकाय को हल करने के लिए 12वां टाइप हम ले रहे हैं। हाँ, किसी दिए गए फलन के संतत होने पर अचर राशि का मान ज्ञात करना। जो अगला हमारा टाइप है वो है किसी
दिए गए फलन के संतत होने पर स्वैच्छिक चर राशि का मान ज्ञात करना। चर या अचर चर राशि का मान ज्ञात करना। मैं इसलिए दोनों नाम ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी भी प्रयोग में आता है, हालांकि वो चर ही है क्योंकि उसका मान परिवर्तित हो सकता है। तो चर राशि का मान ज्ञात करना। किस टाइप का क्वेश्चन होगा मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। एक आपको फलन संतत दिया जाएगा कि किसी बिंदु पे संतत है और वहां से कोई राशि होगी एक्स वाई जेड ए बी सी, उनके मान ज्ञात करने हैं, के का मान ज्ञात करना है। उस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन है इस टाइप के वो आप नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 इससे संबंधित एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 वगैरह वगैरह, ये कुछ इसके टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप अपने नोटबुक से पढ़ सकते हैं। मेरे पास जो एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने साझा करूंगा वो कुछ इस प्रकार का है, इस टाइप पे आधारित। fx बराबर 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x। बहुत सारे बच्चों का ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन रहता है, कई बार रिवीजन के बाद भी इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपके सामने ये साझा कर देता हूँ। 1/2 और वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है। अगर ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो आपको c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक जो इसे हम अचर या चर, मैंने इसे लिखा था, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है अचर और चर, क्योंकि यहाँ पे x है वो चर का काम कर रहा है तो आप c को अचर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर c है तो वैसे देखा जाए तो c का मान चेंजेबल है तो चर है, तो इसमें आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें c का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसीजर रहेगी। अगर कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर संतत होता है तो दो टाइप की बातें होती है। एक तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एट द पॉइंट, अगर 0 पे है तो 0, ये तीनों समान पाए जाते हैं। या ये कब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाए, राइट हैंड लिमिट अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाए और एट द पॉइंट, जैसे 0 है तो 0 के छोटे होने पे अलग फलन हो, बड़े होने पे अलग है, तो दोनों को अलग अलग निकालना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सीधा ले सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, जिस बिंदु पे भी हम चेक कर रहे हैं x और fx, ध्यान से जैसे a पे चेक कर रहे हैं, मान लीजिए a बराबर 0 है, ये बराबर f है। अगर आप ऐसा कर जाते हैं इसकी बजाय ये कब लगा सकते हैं जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग फलन ना दिया जाए, तो आप ये अप्लाइड कर सकते हैं और ये अप्लाई करके सीधा मान निकाल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है लेफ्ट और राइट तब भी आप कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैं इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने साझा करूंगा। तो यहां से हमारे पास अब सर 3 उंगलियों से काम नहीं चलने वाला, लंबा चलेगा। तो चलिए देखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है लिमिट, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य सिर्फ c का मान ज्ञात करना है, संतत तो अगले ने कही दिया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आ जाता है fx कौन है, जहां पे लिमिट रखनी है वो नॉन जीरो पे रखनी होती है, तो यहां आ जाता है 1 माइनस cos ऑफ cx अपॉन x sin x, ठीक है, ये आ गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। f0 का जो मान है वो मैं लास्ट में रख दूंगा, 1/2 है, या इधर आप कहो तो रख लूं, साथ में लो रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है बेटा। जब 1 के साथ cos होता है ना तो 1 का कत्लेआम होता है, यानी 1 को खत्म करना जरूरी है। लेकिन कब, जब हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, 1 को गायब करना है और ये माइनस है तो आगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है। लेकिन थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह यहां पर है cos 2 cx, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cx। कोई प्रॉब्लम,
लेकिन 2cx भी नहीं है, क्वेश्चन में है केवल cx। तो जब केवल cx है तो यहां मैं कह सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर इधर एंगल हाफ हुआ है तो यहां पे भी हाफ हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cx बटा 2। क्या मैं इसका ये मान रख सकता हूं यहां पे? बिल्कुल रख सकते हैं, आपकी परमिशन है तो रख देते हैं भाई। तो यहां आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस, ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cx बटा 2। 11th क्लास के मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। x साइन x, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है वो 1/2 ही है, आप इसको घसीटना चाहते हो तो घसीट सकते हो, नहीं तो लास्ट में एक साथ रख सकते हो। आगे मुझे स्पेस चाहिए होगा इसलिए मैं उसे मिटा रहा हूं, जो अभी अपने वैल्यू निकाली थी ये मिटा दिया। देखते हैं बेटा, 1 से 1 गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर cx बटा 2 अपॉन x साइन x। अभी देखिएगा 1 बटा 2। अब अपने पास लिमिट, जब हमने 11th क्लास में लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर होता है 1। क्यों ना हम इस पूरे को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था सभी ने। अब देखिए यहां क्या कहता है कि जो इसका प्रांत है वही उसके भाग में होना चाहिए, बिल्कुल लगा देते हैं। यहां देखिएगा ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2, इसमें साइन cx बटा 2 का भाग भी हम cx बटा 2 लिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही भाग गुणा करते रहे। अगर हमने भाग किया है तो यहां गुणा भी करना पड़ेगा ना बेटा, यानी कि यहां पे गुणा कर दिया। लेकिन यहां देखिएगा स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगाना होगा, तो अगर यहां लगाया तो यहां भी लगाना होगा, क्योंकि इफेक्टिव तो ये भी हुआ ना भाग वर्ग से। आगे बढ़ते हैं, x को पड़ा रहने देते हैं। साइन x के लिए अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है साइन x बटा x, क्योंकि हम ये क्रिएट करना चाहते हैं, ये जैसा कि यहां किया। जो आपके पास प्रांत है, जो यहाँ पे इनपुट है वही भाग में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आया, ये आया तो इसके लिए भी देखिए x से गुणा करना होगा क्योंकि हमने भाग किया। ये बराबर आ जाता है 1 बटा 2। अब आराम से इसका मान आप 1 लिख सकते हैं, बिकॉज आप ये फॉर्मूला जानते हैं, तो थोड़ा सा काम इजी होने वाला है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया 2, इसका मान 1 हो गया, ये सीधा हो जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर बटे 2 नहीं 4। और यहां पे बेटा इसका मान भी 1 हो गया, तो ये सीधा x से x का गुणा x स्क्वायर बराबर 1 बटा 2। x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 2 से 4 कैंसिल हुआ, और अब आपके पास देखिए क्योंकि जो लिमिट थी वो x की ली थी, x बचा ही नहीं, बचा कौन, c स्क्वायर बटा 2 बराबर आ गया 1 बटा 2। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का चयन किया। मैं चाहता तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बता के लारा छुटा सकता था, और मैं चाहता तो ये लेक्चर नहीं भी देता था तब भी लारा छुटा हुआ ही था, क्योंकि आप कोई ऑफलाइन तो यहाँ आ नहीं रहे हो कि भाई कंपलसरी है पढ़ाना। लेकिन हमारे हृदय में ये रहता है कि इस समस्या के घड़ी में हमारे प्यारे बच्चे को किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कदम से कदम मिला के चलना है। c का माना जाता है c बराबर ±1। ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जिसके लिए हमें 2 नंबर आवंटित किए जाएंगे। ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे जटिलतम क्वेश्चन ही माना गया है, इससे सरल ही हैं सारे, सीधे आपको मान निकालने, वो प्रोसीजर पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इन पे आप काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगला टाइप क्या कह रहा है। मैं नेक्स्ट टाइप नंबर जो 13 है वो कह रहा है किसी फलन के सांतत्यता का परीक्षण करना। ये तो है कि संतत दिया हो और चर या चर राशि का मान प्राप्त करना, और एक है सांतत्यता का परीक्षण करना। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि दिए गए फलन की सांतत्यता का परीक्षण करें कि ये संतत है या नहीं है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 13 हमारे पास है बेटा, किसी फलन की सांतत्यता का
परीक्षण करना। मैंने कहा कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि अपनी किताब में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कंटेन किए गए हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने वीडियो लेक्चर में पेश कर दूंगा। बाकी आपको उस टाइप की स्टडी करना आपका काम है। किसी फलन की सांतत्यता का परीक्षण करना है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे हमने लिया कि f(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। आप जानते हैं जब बड़ा ब्रैकेट लगता है तो ये महत्तम पूर्णांक का सिंबल होता है, और अगर सीधी पैरेलल लाइन होती है तो वो मापांक का चिन्ह होता है। महत्तम पूर्णांक x की x बराबर 3 पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी बिंदु पर सांतत्यता का परीक्षण, यही तो है हमारे पास, सांतत्यता का परीक्षण करना। अभी थोड़ी देर पहले कहा था संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट। 3 पे है तो 3 पे मान समान होना चाहिए। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या काम करेंगे, और एट द पॉइंट होगा तो क्या होगा। देखिए बेटा यहां पे आ जाता है लिमिट s टेंड्स टू 0। एक h एक छोटी सी स्मॉल, h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज टेंड्स टू 0। h एक बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है जो 0 के समान है। मैं उसे अपने फलन से घटाना चाहता हूं। यहां 0 के लिए तो किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर मैं राइट हैंड लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, राइट हैंड में करता हूं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f x प्लस h। यहां छोटी सी राशि को जोड़ना चाहता हूं ताकि वो दाईं सीमा दे सके, और यहां पे मैं सीधा ही फलन पे 3 का मान पुट करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। यहां आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 x। देखिए जैसे x माइनस h करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस h माइनस x माइनस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां जाता है x प्लस h माइनस x प्लस h। और 3 के लिए हम सीधा सा 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे तो यह जाएगा 3 माइनस 3। s टेंड्स टू 0 रखने से पहले ध्यान रखें, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा इसे पुट करने की जल्दी रखते हैं, या तो वो अपरिभाषित आता है या वो रिजल्ट उल्टा हो जाता है। अगर आप सीधा रखोगे बिना महत्तम पूर्णांक की परिभाषा लगाए हुए तो ये आपके पास संतत होता हुआ नजर आएगा, जबकि ये एक्चुअल में संतत नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट है। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है कि आप लिमिट रखने में जल्दबाजी ना करें, लिमिट एकदम लास्ट में रखें, एकदम लास्ट में, जब सारा कुछ काम कर चुके हो, वर्ग कर लिया, वर्गमूल कर लिया, साइन लगा लिया, लॉग लगा लिया, ई की पावर वगैरह वगैरह जितने भी फलन है वो सारे अप्लाई करने के बाद लास्ट में सिंप्लीफिकेशन मेथड पे जब पहुंच जाते हैं, एकदम सरलतम रूप में पहुंच जाते हैं, तब जाकर के लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम यही काम करने वाले, पहले महत्तम पूर्णांक की परिभाषा यहां लगाएंगे। चलिए देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिएगा जब हम बात कर रहे हैं यहां पे x माइनस h की बात करें और हम बात कर रहे थे 3 की, तो यहां पे x का मान 3 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 की बात हो रही है ना, तो यह जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h। ठीक है, यह जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां जाता है x बराबर 3 पे चल रहा है, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। यह आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिएगा इस पे काम करना है आपको। महत्तम पूर्णांक की क्या परिभाषा है, महत्तम पूर्णांक कहता है कि अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर 2.9 है तो इसका महत्तम पूर्णांक 2 परिणाम स्वरूप मिलता है। अगर इसके अंदर 2.1 है तब इसका मान 2 मिलता है। अगर इसका मान 7.8 है तो इसका मान 7 मिलता है, यानी कि इसके अंदर महत्तम पूर्णांक कितना है। अगर इसका मान 11.001 है तो इसका मान 11 ही मिलेगा। अगर 11.999 है तब भी इसका मान 11 ही मिलेगा। आप समझ गए होंगे महत्तम पूर्णांक की परिभाषा। ये मैंने धनात्मक राशियों के लिए बताई है, बाकी आपको कुछ सीखना है तो हम डिटेल में ऑफलाइन में बात करेंगे। अभी तो हम सब कुछ पढ़े हुए हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3 माइनस h, और बेटा जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस h, यानी कि कोई छोटी सी धनात्मक राशि घटी है इसमें,
ये हो सकता है 2.9 बनाओ, तो 2.9 का मान कितना होता है? 2 होता है, आप सभी जानते हो। लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3 प्लस h माइनस, और 3 में थोड़ा जुड़ा है तो हो सकता है 3.1 बना होगा। अगर हम h को 0.1 मान ले तो 3.1 का महत्तम पूर्णांक मान कितना होता है बेटा? 3 होता है। बहुत सही जा रहे हैं आप। और खुद का महत्तम पूर्णांक मान उतना ही रहता है, 3 माइनस 3। अब देखिएगा 3 में से 2 घटा दीजिए और h का मान लास्ट स्टेप पे आ गया, इसलिए रख दीजिए। देखिए 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, h का मान 0 हो चुका है। 3 में 3 गया, 0 आया, ये आ गया 0 और ये आ गया 0। आपने पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। आपने ये पाया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ पे आप जो जांच कर रहे थे x बराबर 3 की, तो यहाँ पे मैंने जो 3 रखा है इसलिए रखा है कि जिस बिंदु पे आप जांच कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं तो 3 रख दें x की जगह, 5 पे कर रहे हैं तो 5 रख दें। ये केवल h है, वो इस पे कोई इफेक्ट डालने का काम नहीं करेगा। x बराबर 3 के लिए किया इसलिए यहाँ परिवर्तन। तो ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे ये संतत नहीं है। दिए गए बिंदु पर x बराबर 3 पर संतत नहीं है। बस इतना सा काम हमें करना है जो कि टाइप नंबर 13 ने सिखाया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अवकलनीयता का। मैंने कहा था इसके 2 टाइप आ गए, या तो अचर का मान ज्ञात करना या सांद्रता का परीक्षण करना, और इसके अल्टरनेट में है अवकलनीयता। उसकी क्या मेथड है, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। एक बार शॉर्ट रिवीजन आप मेरे साथ कर सकते हैं, बाकी आप इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें। मेरा पूरा विश्वास है आपके साथ कि आप अच्छे अंक लाएंगे। पेपर के बारे में भी कई बच्चों का ये मानस है कि सर पेपर चेंज होके बन के आ रहा है तो अब टफ बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर जैसा हमेशा आता है, जैसा पहले पेपर आ रहा था वैसे ही पेपर आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक लंबा समय होने के कारण आशंकाएं ना रहे, इसके लिए पेपर को चेंज किया जा रहा है। बाकी उसमें टफ और इजी वाली कोई बात नहीं है। जैसा पेपर पिछले 5-7 सालों में आया है वैसा का वैसा पेपर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिन टाइप्स का, वहीं से पेपर मिलेगा आपको। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। टाइप नंबर 14 यानी कि अवकलनीयता से बात कर लेते हैं। तो देखते हैं अवकलनीयता का जो टाइप है वो क्या कहना चाह रहे हैं। किसी दिए गए फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करना। किसी दिए गए फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे हम। किसी भी बिंदु पे जैसे सांतत्यता का परीक्षण किया था वैसे ही अवकलनीयता का भी परीक्षण हम करना चाहेंगे, जो कि टाइप नंबर 14 है हमारा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। हमारे पास है f(x) बराबर, साधारण सा क्वेश्चन लिया है मैंने, सिर्फ आपको अवकलनीयता का मेथड सिखाना है, या सिखाना क्या कहूँ, ये कह दूं कि आपको याद दिलाना है। आपको सब कुछ आता है, मुझे पूरा पता है। यदि x इज ग्रेटर देन 2, x बराबर 2 पर अवकलनीयता का जांच करनी है हमें, का परीक्षण करना है। चलिए देखते हैं बेटा। जिस तरीके से सांतत्यता में होता था वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे LHD लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर एट द पॉइंट वैल्यू इक्वल नहीं करते। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट थी, कई बच्चों को आदत पड़ी हुई है एस लिखने की, वो सांतत्यता वाले में भी एस लिखते हैं और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड के चक्कर में वो लेफ्ट सांतत्यता वाले में भी यही लिखते हैं और डिफरेंशियबिलिटी वाले में भी एस लिखते हैं। तो वो टीचर पे गलत इफेक्ट पड़ता है कि इसको अभी यही नहीं पता है कि अवकलनीयता में डी लिखा जाता है, तो वो ऐसा काम ना करें, आप यहाँ पे डी लिखें। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है बेटा। यहाँ पे हमारे पास होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले किया था। जिस बिंदु पे जांच हो रही है वो a है, माइनस एफ ए बटा माइनस एच। लेफ्ट हैंड है, बायां हिस्सा होगा, माइनस पे फोकस करना है। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। राइट हैंड डेरिवेटिव में बेटा लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए अगर हम h को खत्म कर दें तो एफ ए माइनस एफ ए सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एच, ये एक जनरल फॉर्मूला है, माइनस एफ ए बटा प्लस एच। ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस चिन्ह यहाँ भी और यहाँ भी, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, चलें आगे।
यहाँ जाता है लिमिट s टेंस टू 0। आपका a का मान कितना है, a बराबर 2 के लिए है ना, तो a की जगह 2 रख दें और 2 माइनस h, चलिए एक बार लिख देता हूं यहाँ पे 2 माइनस h माइनस f2 और बटे माइनस h। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h। मैं दोनों इसलिए एक साथ कर रहा हूं ताकि पैरेलली आपको समझ में आएगी कोई वैल्यू कहां से ली जा रही है। देखिए 2 माइनस h यानी कि 2 से छोटे मान के लिए, h एक बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है ना, अगर धनात्मक राशि घटेगी तो 2 से छोटे का मतलब आपका मैपिंग क्या दिखा रहा है, यहां से आएगा। तो जब x है तो यहाँ x है, और x की जगह जब 2 माइनस h है तो यहाँ 2 माइनस h होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस h माइनस f2। f2 का मान देखिए यहाँ बराबर के लिए सेम रहेगा, 2 लिख दूं तो हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है, बटे माइनस h और लिमिट s टेंस टू 0। इधर देखिएगा राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, h प्लस 2 प्लस h का मतलब ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, यानी यहां पे रखेंगे तो यह जाएगा 5 माइनस 2 प्लस h। जहां पे बेटा x था वहां पे क्या आ गया, 2 प्लस h आ गया, और कोई चेंजेस नहीं है। माइनस 2 के लिए वही सेम कहानी, यहां जाता है 1 प्लस 2 अपॉन h। आहिस्ता आहिस्ता इसे सॉल्व करें। 1 प्लस 2 3 है और 3 में से 3 गया, माइनस h से माइनस h गया, रिजल्ट क्या आया, प्लस का a, क्योंकि लिमिट आप किस पे लगाए, h तो गायब हो गया। देखिएगा 5 में से 2 गया, 3 और 3 में से 3 गया, ये सब कुछ कैंसिल, ये माइनस h बटा h, ध्यान से देख लीजिए, माइनस h बटा h माइनस 1। यहाँ पे देखिएगा ये क्या आया था, माइनस h बटा माइनस h प्लस 1, और यहाँ आया माइनस h बटा h माइनस 1। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो इस स्थिति में ये अवकलनीय नहीं होगा। अगर ये दोनों समान पाए जाते हैं तो वहां पर उस स्थिति में वो मान क्या आएंगे, समान पाए जाने पे अवकलनीय होंगे। अगर समान नहीं पाए जा रहे हैं, अगर ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण अनइक्वल आ रहा है, अगर आपका सॉल्व करने पे 1 आता है तो ये अवकलनीय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। दिया गया फलन कैसा है, अवकलनीय नहीं है। ये बात आप जरूर जिक्र करें जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो। तो ये प्रोसीजर है बेटा आपके सामने, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप नंबर 15 आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। मेरा टारगेट है आज के लेक्चर में आपको कम से कम 17 या 18वें टाइप तक लेके जाने का। चैप्टर नंबर 6 की बात हमने पूरी कर ली है। 7वां चैप्टर अवकलन, 7वां चैप्टर है अवकलन, और यहां से केवल और केवल एक प्रश्न, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग होगा तो इस जगह पे मैं एक छोटी सी हिदायत देना चाहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न जहां से आता है उसकी बजाय जहां से नहीं आता वहां बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। एग्जाम टाइम में आपका एकदम फोकस वही होना चाहिए जहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। अगर लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है बड़े प्रश्नों से आएगा, और बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 15वां टाइप है, जिसमें कह रहा है कि दिए गए प्रतिबंध या समीकरण के लिए अवकल समीकरण सिद्ध करना। दिए गए प्रतिबंध या समीकरण से अवकल समीकरण सिद्ध करना। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आ रहा है, पिछले 1-2 बार सालों में आया भी है, और आपके एक्सरसाइज में इनका जिक्र भी हुआ है। इसके एक्सरसाइज नंबर मैंने नहीं लगाई है, वैसे 7वें एक्सरसाइज आपको बताई दिया है अवकलन। तो कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x² प्लस y² बराबर t माइनस 1/t एंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर t² प्लस 1/t²। और यहाँ पे हमारे पास है, तब हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x d2y अपॉन dx² प्लस 2 dy by dx बराबर 0।
देखिए हमने आपसे कहा था कि दिए गए प्रतिबंध या समीकरण, ये दो समीकरण आप टाइप के हैं या प्रतिबंध है, इससे अवकल समीकरण सिद्ध करना, ये एक अवकल समीकरण है। तो इन प्रतिबंधों की सहायता से इसे सिद्ध करना है। इस टाइप में यहाँ पे 2 की जगह 3 और यहाँ 6 भी हो सकते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। इसे सॉल्व करके हम वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। कैसे होता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेटा दोनों पक्षों का वर्ग किया जा सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां मिलेगा t-1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किया तो यह जाता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो जाता है 2ab बराबर यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू t इंटू 1/t। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। यहां पर आप इसका मान यह है लिख सकते हैं, तो यह जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, t से ये t कैंसिल माइनस का 2, ये रिजल्ट इससे कैंसिल हो गया। क्या मिला हमारे पास? हमारे पास बच जाता है 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर माइनस का 2। सही चल रहे हैं? बिल्कुल सही चल रहे हैं सर। 2 से 2 काट दें, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अब आपका काम क्या है? आपका काम है अवकलन करने का और अवकलन करके ये प्राप्त करने का। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन 2y dy बाई dx, सही है, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का अवकलन 2 इंटू एक्स और x का हो जाता है 1, इधर हो जाता है इसका 0। ठीक है बेटा, यहां से हमारे पास आ जाता है, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो यह जाता है 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 2xy स्क्वायर। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, x y का भी दोनों पक्षों में भाग लग सकता है, तो यहां जाता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। भाई एक x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वो खत्म, एक y यहाँ वाला और यहाँ वाला खत्म, तो ये बराबर आ जाता है x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर आ जाता है माइनस का y। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि पुनः अवकलन, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव प्रूफ लेना है, तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर अगर आप पुनः अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन प्लस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, अब आप सेकंड को छोड़ोगे और फर्स्ट का अवकलन, तो x का तो 1 हो गया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर यह जाता है माइनस y का dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको इधर लाया जा सकता है, ये हो जाएगा x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये एक और इधर आके जुड़ गया 2 टाइम ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। आपने ये देखा कि हमने इसे प्रूफ कर दिया है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसी आवश्यकता थी। ये टाइप नंबर 15 आपके सामने था, इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला टाइप लेके चल रहा हूं मैं, टाइप नंबर 16। हम अवकलन के वो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टाइप आ गया आपके सामने, टाइप नंबर 16। 16वां टाइप का क्वेश्चन क्या आने वाला है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूअसली आ रहा है। बच्चों को विश्वास ही नहीं होता जब उनके टीचर्स बताते हैं, तो लगता है सर ऐसा थोड़ी ना, हर बार हमसे यही थोड़ी ना पूछेंगे, हमसे तो वो पूछ लेंगे। लेकिन क्या करें, हम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइप नंबर 16 की बात हो रही है। मैंने कहा कि अवकलन में कई सारे टाइप के फलनों का अवकलन है। यहां पर जो एग्जाम में आ रहा है वो है चर घातांकी फलनों का अवकलन ज्ञात करना।
चरघातांकी फलनों, चरघातांकी कौन से फलन होते हैं? ऐसे फलन जिनके घात में चर हो, यानी कि x y z हो। ऐसे फलन जिनके घात में चर हो वो चरघातांकी फलन होते हैं। और इन फलनों का अवकलन करने की विधि जो होती है वो लॉग विधि, लघु गणक विधि से किया जाता है। लघु भू होता है क्या? लघु गणक विधि। इस विधि का प्रयोग करके इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी कि चरघातांकी फलनों के लिए लघु गणक विधि से अवकलन करना लॉन्ग क्वेश्चन में लगातार आ रहा है, हर साल आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो इस पे भी हमारा फोकस रहना चाहिए। यहां पर लघु गणक विधि से कई तरह सवालों के अवकलन किए जाते हैं। जैसे 2 तक तो आपने फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट। लेकिन बहुत ज्यादा फलन जब हो जाते हैं, 15-20 फलन अगर गुणा में हो जाते हैं, तब भी हम लॉग लेकर के उन्हें प्लस में कन्वर्ट करते हैं और फिर अवकलन करते हैं। या किसी फंक्शन पे फंक्शन देख रहे होंगे, sin x की घात sin x की घात sin x की घात sin x की घात sin x। जब मैंने कहा था समुद्र जैसे सवाल मिलते हैं, तो उन सवालों में भी लघु गणक का प्रयोग किया जाता है। वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कौन सी एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज 7.3 है। 7.3 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन हम इसका ले रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सर आएंगे वो तो बताएं आप। x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात, एकदम जनरल मैंने लिया है। इसकी जगह sin x की घात sin y ऐसे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है, x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b से dy बाई dx ज्ञात करना। चलिए बेटा, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सीधा अवकलन करना शुरू नहीं करना और ना ही सीधा लॉग लेना। ऐसे सवालों में हम इन्हें अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। हम इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं और इसे कुछ मानने की जरूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर अचर। ये दोनों स्केलर हैं, इनका अवकलन 0 होने वाला है। तो आप चाहो तो w मानो और ना चाहो तो कुछ भी मत मानो, चाहे वही पड़ा रहने दो। अगर यहाँ पे चर होता तो मैं इसे कुछ मानता, मैंने कुछ नहीं माना है। मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया है कि u बराबर x की घात y एंड v बराबर y की घात x, और मेरा ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया है। अब मुझे अगर इसका अवकलन करना है तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा du बटा dx, क्योंकि आपसे तो ये कह रहा है ना dy बाई dx याद करो। तो आप क्या करोगे? du बटा dx प्लस dv बटा dx बराबर 0। यानी कि जैसे ही मैंने इसका अवकलन किया, u का अवकलन du बटा dx मिला, v का dv बटा dx मिला, और ये कांस्टेंट राशि होने के कारण 0 हो गया। मुझे इन दो रिजल्ट्स के लिए जाना है, तब मैं ये प्राप्त कर सकूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे आपके पास जब चर घातांकी है तो आप क्या कर देते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये हो जाएगा log u बराबर log x की घात y। क्या आ जाता है बेटा? log u बराबर, आप जानते हैं घात आगे आ जाती है, y log x। फर्स्ट इंटू सेकंड से अवकलन करेंगे। लोगों का काम होता है नीचे पटकने का। तो log का अवकलन हो गया 1 बटा u और u का हो गया du बटा dx बराबर y को छोड़ दिया, log x का हो गया 1 बटा x प्लस log x और y को छोड़ दिया, y का कर दिया dy बाई dx। आप du बटा dx निकालना चाहते हैं तो du बटा dx, सर कैमरे को इधर थोड़ा सा दिखाएं, यह आ जाता है u y बटा x प्लस log x इंटू dy बाई dx। दिख रहा होगा सर लास्ट तक, नीचे तक दिखाई दे रहा है एकदम। यहां से हमारे पास आ जाता है du बटा dx बराबर u का मान हमारे पास वापस रिप्लेस कर सकते हैं, x की घात y, y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। यहां पे भी वही सेम काम, log लेंगे तो यह जाएगा log v बराबर x log y। अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन v dv बटा dx बराबर x को छोड़ा 1 अपॉन y, y का हो गया dy बाई dx, ये करना ना भूलें, प्लस log y और x का हो गया 1। कई बार बच्चे log का केवल करके राजी हो जाते हैं, तो y का जरूर करें। dv बटे dx बराबर v इधर चला गया, ये हो गया x बटा y dy बाई dx प्लस log y।
v का मान पुटअप करने का विचार है, v का मान है y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। इन दोनों का मान यहाँ पे रिप्लेस कर दें। डी यू बटे डी एक्स का जो मान है वो है x की घात y। सर कैमरा चल रहा है ना, वॉल्यूम चल रही है ना, x बटे वाई एक्स की पावर y y बटे एक्स प्लस लॉग x। टेक्निकल चीज़ों में बड़ा डर लगता है सर, कई बार मात खाए हुए हैं, कई बार आवाज़ नहीं आती, कई बार कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो इसलिए बीच बीच में देखिएगा। ये मैं एज इट इज पुटअप कर रहा हूँ, दोनों मान उठा के बराबर आ गया 0। मैंने क्या किया कि यहाँ से du बटा dx और dv बटे dx का मान उठा के रख दिया। अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है, dy बाई dx के पदों को एक साइड करना, बाकी सब पदों को एक साइड करना। तो चले इनको अंदर गुणा कर देता हूँ। ये गुणा हुआ x की घात y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x की घात y log x dy बाई dx प्लस y की घात x इंटू एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई बराबर 0। मैं ये डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों पद इधर ही रखना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स की घात वाई इंटू लॉग एक्स और ये हो जाएगा प्लस ये वाई एक घात कम हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई की घात एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसके इंटू में आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर। कैलकुलेशन में आप सभी एक्सपर्ट हैं, ये भी उधर गया और वो दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई, और ये भी उधर गया तो यहाँ जाएगा प्लस। देखिएगा चूंकि ये माइनस का गया लेकिन माइनस मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो यह आ जाएगा एक्स की घात वाई माइनस 1 इंटू वाई, क्योंकि बेटा यहाँ एक्स का भाग लग रहा था ना। अब आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में वाई की घात एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की घात y माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स की घात y log x प्लस x इंटू वाई की घात x माइनस 1। इट इज योर फाइनल रिजल्ट। पैसेंस बना के रखना है, 1, 2 या 3 बार ऐसा काम करना पड़ सकता है, तो आपके पास अगर आपने धैर्य बना के रखा तो आप आराम से आसानी से अपना रिजल्ट देंगे और 6 नंबर पूरे आप प्राप्त कर सकेंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने प्राप्त किया। मैं अगला पॉइंट लेके चल रहा हूँ। टाइम बताएं सर, पूरा थोड़ी ना हो गया, प्लस हो गया, तो बता सकता हूँ एक अच्छा चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ले लेंगे। एक लेक्चर कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें और आपके पास क्वालिटी पूरी बराबर पहुँचनी चाहिए। तो अगला जो टाइप है वो 17वां टाइप है, वो भी इसी अवकलन का ही रहेगा, वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।